गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आप लोग के लिए संस्कृत का मॉडल सेट लेकर आई हूँ जो कि 40 क्वेश्चंस का है। ये पेपर जो है आपके जो एग्ज़ाम है झारखंड एसएससी सीजीएल उसमें 100 मार्क्स का लैंग्वेज का पेपर है, पेपर 2, जिसमें कि मार्क्स कितने हैं? ऑल टोटल मार्क्स है 300। क्वेश्चन आपके 100 रहेंगे। 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन का 3 मार्क्स है और इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है कंटिन्यू। 14 to 15 सेट हो चुके हैं, ये आज का सेट है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन श्लोक से स्टार्ट हुआ है। निर्देश निम्नलिखित श्लोक के आधार पर प्रश्न संख्या 1 से 3 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपका श्लोक दिया हुआ है, उसमें आपको श्लोक को पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का आंसर करना है। ठीक है, श्लोक है पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमग्नं सुभाषितं मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो ये श्लोक से आपके क्वेश्चन 1, 2, 3 जो है ये इसी श्लोक से है। तो पहला क्वेश्चन है कासाम त्रीणि रत्नानि सन्ति। ऑप्शंस ए अन्नम, बी सुभाषितम, सी पृथ्व्याम या डी पाषाण। इसमें आपसे पूछा गया है काशाम त्रीणि रत्नानि सन्ति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पृथ्व्याम। आंसर क्या हो गया? पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, जलम अन्नम सुभाषितम। ठीक है, कौन कौन सा त्रीणि रत्नानि होगा? जलम, अन्नम और सुभाषितम। ये आपके श्लोक के पहले लाइन में आप देखिए, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, जलम, अन्नम और सुभाषितम, ये 3 रत्नानि है, ये 3 रत्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ऑप्शन ए मूढ़ है, बी अल्पज्ञ, सी ज्ञानिनः और डी अज्ञेय। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ज्ञानिनः, सॉरी ऑप्शन डी अज्ञेय। ज्ञानिनः ऑप्शन सी में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञेय। आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें देखिए जिस विभक्ति में है, बाकी ज्ञानिनः या अल्पज्ञ या मूढ़े नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी अज्ञेय हो जाएगा। श्लोक को आप एक बार फिर देख लीजिए। श्लोक जितने बार पढ़ेंगे आप ड्यूरिंग जो क्वेश्चन आंसर करते समय, तो आपको वो चीज क्लियर हो जाएगा। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो आपका क्वेश्चन क्या है? कै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक मिनट, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। कै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, इसमें रत्न संज्ञा पूछा गया है। ठीक है, रत्न संज्ञा क्या होगा? रत्न संज्ञा आपसे पूछा जा रहा, रत्न संज्ञा है मूढ़े पाखंडेषु रत्न संज्ञा विदित है। सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन ए है वो होगा। इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक दे दिया गया है नंबरिंग में, इसलिए गलत आंसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पृथ्व्याम त्रीणि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथ्व्याम त्रीणि के बाद डैश है, जलम अन्नम सुभाषितम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए जलानी, बी अन्नानी, सी रत्नानी या डी फलानी। ठीक है, ऑप्शन ए है जलानी, बी अन्नानी, सी रत्नानी या डी फलानी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम। आपका पहला लाइन जो है उसी में क्लियर दिया हो, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया है? अन्नानी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गाम दोग्धी पय में पयस की कर्म संज्ञा हुई है।
गाम दोग्धी पय में पयस की कर्म संज्ञा हुई है। आपसे यहाँ पे कर्म संज्ञा पूछ रहा है कि कर्म संज्ञा जो हुई है, ठीक है, तो उसमें किस सूत्र के अकॉर्डिंग हुई है। आप कारक पढ़ते हैं तो कारक में दिया रहता है जितने भी कारक के भेद हैं, संस्कृत में 6 भेद है, तो 6 भेद के सूत्र के साथ दिया हुआ है। तो आज आप में एक लाइन देकर पूछा गया है कि ये जो लाइन है गाम दोग्धी पय में जो किस सूत्र का कर्म संज्ञा हुई है, पयस जो है किस सूत्र का कर्म संज्ञा से हुआ है। ऑप्शन ए कर्मणि द्वितीया, बी अकथितम च, सी कर्तुरी इप्सितम कर्म, या डी तथा युक्तम चानित इप्सितम। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए कर्मणि द्वितीया, बी अकथितम च, सी कर्तुरी इप्सितम कर्म, और डी तथा युक्तम चानित इप्सितम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। गाम दोग्धी पय में पयस की कर्तुरी इप्सितम कर्म संज्ञा से, कर्म संज्ञा जो सूत्र है उससे हुई है। इस वाक्य में पय क्या है, प्रधान कर्म, और ग्राम अपदान विवक्षा होते हुए गौण कर्म हो गया है। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, कर्तुरी स्थितम कर्म हो जाएगा। ठीक है, गाम दोग्धी पय में क्या हो गया है, कर्तुरी इससे कर्म संज्ञा हुई है। तो आपको जो कर्तुरी स्थितम कर्म का सूत्र मैं 1-2 बार पहले भी करवाई हूं, तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग होगा। कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो, कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में होती है उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक। तो कर्म कारक में ये जो आपका सूत्र है कर्तुरी इप्सितम कर्म में क्या हो गया है, किस सूत्र के अकॉर्डिंग आया है, जो ऑप्शन सी है आपका वो सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकथितम च कैसा सूत्र है, अकथितम च कैसा सूत्र है। ऑप्शन ए संज्ञा, बी नियम, सी परिभाषा, या डी विधि। तो ये कैसा सूत्र है, अकथितम च कारक का सूत्र है। ठीक है, तो इसमें आंसर में जो दिया है क्या दिया हुआ है, संज्ञा, नियम, परिभाषा, विधि। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए संज्ञा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए संज्ञा हो जाएगा। तो इस सूत्र को आप पहले भी, इस कारक जब आप पढ़े हैं तो इस सूत्र को पढ़े होंगे इसमें अच्छे से, अकथितम च वाला सूत्र पढ़ा हुआ होगा आपका। नहीं पढ़ा है तो आप फिर से एक बार पढ़ सकते हैं किसमें बोलते हैं अकथितम च कहाँ पे आता है। अपदान आदि विशेष कारकों से अविवक्षित कारक की कर्म संज्ञा होती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जहां अपदान विभक्ति का अर्थ प्रकट हो रहा हो किंतु वक्ता उस विभक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहता हो, मतलब कि जब आप सेंटेंस बोल रहे हैं और वहां पे अपदान विभक्ति का प्रयोग हो रहा है लेकिन जो वक्ता है वो उसका वो चिन्ह का प्रयोग नहीं करना चाहता हो या वह कर्म नहीं करना चाहता हो, तो वहां उस कारक की कर्म संज्ञा क्या होती है, उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो ऐसे नियम से कुछ द्विकर्मक क्रिया भी होता है, इससे पहले भी आप पढ़ें कि उसमें कुछ कारक होते हैं, कुछ क्रिया है जिसमें द्विकर्मक क्रिया होती है, तो वैसे में क्या हो जाता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यह नियम द्विकर्मक धातुओं के योग में प्रयुक्त होता है, और उसमें से मैंने आपको कुछ द्विकर्मक धातु भी लिखवाया था कि कौन कौन से द्विकर्मक धातु होते हैं जिसमें द्विकर्मक काम होता है। जैसे मैंने बताया था द्विकर्मक धातु लिखवाया बताया था, दु, याच, पच, दंड, रुद्र, पृच, चुनना जो ची होता है, ब्रू बोलना, शास शासन करना, जी जीतना, मंथ, मुश, नी, हरि, कृष और वह। ठीक है, ये सब में क्या होता है, द्विकर्मक धातु का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया कैसा सूत्र है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अकर्मक धातु के योग में अध्यवाचक शब्द की संज्ञा हुई है। अकर्मक धातु के योग में, अकर्मक धातु के योग में अर्धवाचक शब्द की संज्ञा हुई है। तो इसमें क्या आंसर है आपका, अकर्मक धातु आप देखिए, अकर्मक धातु में अर्ध संज्ञा हुई है, किसमें हुआ है। ऑप्शन है ए करण, बी कर्ता,
सी कर्म या डी अधिकरण? आंसर क्या हो गया है इसका? इसमें हो जाएगा आंसर इसका सी हो जाएगा। अकर्मक धातु के योग में अर्धवाचक शब्द की कर्म संज्ञा हुई है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका? सी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। गत्यर्थक धातु के अजिंत कर्ता में जिनंत में कौन सी संज्ञा होती है? ऑप्शन ए करण, बी कर्ता, सी अधिकरण या डी कर्म? तो इसमें क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन है, करण, कर्ता, अधिकरण या कर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गत्यर्थक धातु में अणिजंत कर्ता की जिरंत में कर्म संज्ञा हुई है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो गया है? कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। सर्वतः के योग में प्रयुक्त विभक्ति है। सर्वतः के योग में प्रयुक्त विभक्ति है। चतुर्थी, बी तृतीया, सी पंचमी या डी द्वितीया? तो आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब कुछ शब्द का प्रयोग होता है उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। कौन कौन सी में? जैसे अभितः, परितः, सर्वतः, ऐसे जब भी ये शब्द होते हैं तो इनमें कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, सर्वतः के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एग्जाम्पल है जैसे ग्रामम सर्वतः वृक्षा सन्ति, तो यहाँ पे कौन सा विभक्ति आ रहा है? द्वितीय विभक्ति आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक सहायता पहुंचाने वाला कारक है। क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक सहायता पहुंचाने वाला कारक है, कौन सा होगा इसमें? ए कर्ता, बी अधिकरण, सी कर्म और डी करण। तो आज के ज्यादातर क्वेश्चन क्या है? कारक सही है। तो इसमें आपको बताना है कौन क्या होगा? ए कर्ता, बी अधिकरण, सी कर्म या डी करण? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक सहायता पहुंचाने वाला कारक क्या होता है? करण कारक होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ये सब सिंपल सिंपल कारक से क्वेश्चन, ये तो आप जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो पढ़ते हुए भी आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नायक पद में संधि है। अब नायक पद की संधि करेंगे तो उसमें संधि क्या आएगा? गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या अयादि संधि? तो नायक की हम संधि विच्छेद करेंगे, क्या करेंगे? नय जोड़ अकह, क्या हो जाएगा? नायक। इसमें कौन सा संधि हो रहा है? अयादि संधि हो रहा है। अयादि संधि हम लोग कैसे पहचानते हैं? यदि ए ऐ या ओ औ के बाद कोई स्वर आए तो ए का ऐ हो जाएगा, ऐ का आय हो जाता है, और ओ का औ हो जाएगा और औ का आव हो जाता है। तो ऐसा किस में होता है? अयादि संधि में होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब संधि किए ने में ऐ की मात्रा प्लस अक किए तो ऐ की मात्रा का क्या बन गया है? आय बन गया है। ठीक है, नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चौरा भीतः का विग्रह वाक्य क्या है? चौरा भीतः का विग्रह वाक्य क्या है? ऑप्शन ए चौरात भीतः, ऑप्शन बी चौरस से भीतः, ऑप्शन सी चौरेन भीतः या ऑप्शन डी चौरस भीतस्य। चौरश्च भीतश्च, तो ये आपका कारक का क्वेश्चन है। कल के सेट में भी मैंने ये वाला डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आप विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह क्या होगा? चौरात भीतः, द में हलंत जो है, चौरात भीतः। इसमें आपसे सिर्फ पूछा गया है कि इसका विग्रह कीजिए। अगर आपसे समास पूछता तो यहाँ पे क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष में भी कौन सा? पंचमी तत्पुरुष, क्योंकि आप देखिए विग्रह में चौरात आ रहा है तो ये कहाँ होता है? पंचमी विभक्ति में होता है, तो ये पंचमी तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। ठीक है, और आप लोग का झारखंड का करंट स्पेशल चल रहा है। आप वो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, इसमें 15 to 16 सेट झारखंड करंट या झारखंड स्पेशल का हो चुका है। तो जिन लोगों ने अभी नहीं देखा है और वो सीजीएल के लिए अप्लाई किए हैं तो वो जाके करंट अफेयर का सेक्शन देख सकते हैं। उसमें डिटेल
एक्सप्लेनेशन है जितना भी करंट अफेयर का पोर्शन है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, अवार्ड्स हो, स्टेट लेवल के जितने भी बजट, इकोनॉमिक सर्वे, फॉरेस्ट रिपोर्ट हुआ, एप्स है, इंडेक्स रिपोर्ट है, जितने भी रिपोर्ट हैं वो सारा करंट अफेयर सेक्शन में कवर कराया जा चुका है। आप जाके एक जब भी आप फ्री हैं, कोई काम नहीं कर रहे, तो आप करंट अफेयर सेक्शन को रिवीजन कर सकते हैं। आप वैसे कोई टेक्स्ट बुक तो लिए ही होंगे पढ़ने के लिए, इतने सारे करंट अफेयर मैगजीन्स हैं मार्केट में, लेकिन आप जब फ्री हो, आप कोई काम करते हुए वो रिवीजन कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, आपका जो नेगेटिव मार्किंग है उससे आप बच सकेंगे। जितना भी आप करंट अफेयर को रिवीजन करते हैं या कोई भी सेक्शन को जितने बार रिवीजन करेंगे उतने ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो जो भी प्रैक्टिस सेट भी है, इसमें आपको 15 मॉडल सेट भी डाला गया है, वो पेपर 3 के लिए। जैसे कि आपको पता होगा कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 में हिंदी इंग्लिश है जो कि क्वालिफाइंग है। पेपर 2 में आपका लैंग्वेज है, उसमें भी आपको अच्छा स्कोर करना है तभी वो उसमें ऐड होगा। और पेपर 3 क्या है, जीएस पेपर है। तो जीएस पेपर का 15 सेट डाल दिया गया है, जिसमें कि जीएस का 30 क्वेश्चन है, साइंस का 20 क्वेश्चन है, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन, मैथ्स रीजनिंग 20 और जो झारखंड स्पेशल है उसका 40 क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो ये सारा एग्जाम, जो एग्जाम पैटर्न है उसी के पैटर्न में दिया हुआ है। आप वो सेट को प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ असेसमेंट कीजिए कि कितने आपके गलत हो रहे हैं और कितने करेक्ट आंसर हो रहे हैं। अभी आपके पास टाइम है, आप वो सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और उसमें जो जो वीडियो दिए हैं वो आप पढ़ सकते हैं। कुछ करंट अफेयर जीएस के भी वीडियोस है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसमें भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप वो भी देख सकते हैं। और जो बीपीएससी दे रहे हैं उनके लिए ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डला हुआ है, आप वहां से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख के रिविजन कर सकते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से मैक्सिमम, जैसे जो ट्रेडिशनल पोर्शन है उससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कभी कभी बिहार स्पेशल से भी रिपीट होता है। तो जितना भी आप प्रीवियस ईयर्स फॉलो करते हैं उतना आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो आप बीपीएससी के लिए प्रीवियस ईयर्स देख सकते हैं, जेएसएससी के लिए भी प्रीवियस ईयर्स फॉलो कर सकते हैं। तो आपको जो भी किसी भी चैप्टर में या पोर्शन में अगर कंफ्यूजन हो रहा है या कुछ पूछना है तो आप चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए, या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी ने सीजीएल का फॉर्म डाला है तो आप उनको ये चैनल रिकमेंड कर सकते हैं, हम लोग का लिंक शेयर कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना भी आप वीडियो को देखते हैं, जिसका लैंग्वेज पेपर 2 है, संस्कृत है, उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो अदर आप जीएस का पोर्शन है वो भी आप देख सकते हैं, करंट अफेयर सेक्शन भी देख सकते हैं। और 1-2 दिन में, ये आज से ही बीपीएससी के लिए, जो बीपीएससी स्पेशल है उसके लिए करंट अफेयर का वीडियो आने वाला है, तो आप वो भी देख सकते हैं। देखिए, आप अपना रिविजन कीजिए। उसमें मैक्सिमम आपका नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल जितना भी करंट का पोर्शन है वो सारा कवर कराया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रमा शब्द में चतुर्थी विभक्ति का पद है। आपसे पूछा गया है कि रमा शब्द है, उसमें आपका चतुर्थी विभक्ति का पद क्या होगा। आपके ये सिलेबस में शब्द रूप, धातु रूप दे दिया गया है। तो आपका ऑप्शन है ए रमे, बी रमाए, सी रमायाम या डी रमयो। आपसे क्या पूछा जा रहा है, चतुर्थी विभक्ति। इसमें सिर्फ वचन नहीं दिया हुआ, सिर्फ चतुर्थी विभक्ति का पद पूछा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रमा शब्द में चतुर्थी विभक्ति का पद रमय होगा। जो इसमें रमय, यह पद क्या है, एक वचन में। आपसे इसमें वचन नहीं पूछा था, सिर्फ पूछा गया था कि कौन सा रमा शब्द में चतुर्थी विभक्ति का पद क्या है। तो क्या हो जाएगा, रमय। ये क्या है, बी वाला आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निधि पद का पर्याय क्या है। यहाँ आपसे क्या पर्यायवाची शब्द पूछा गया, शब्द आपको दिया क्या है, निधि। तो इसका पर्याय क्या होगा, ऑप्शन ए धनद, बी धनाधिप, सी शंख या डी श्रीद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शंख होगा। बाकी जो है धनद, धनाधिप, श्रीद, ये सब कुबेर जो है उसके पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश किम कर्तव्यम। ऑप्शन से ए यथा, बी तथा, सी अपि, डी अधुना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अधुना किम कर्तव्यम, अधुना किम कर्तव्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रोक्ति में कौन सा
प्रत्यय है। आपसे प्रत्यय पूछा जा रहा है। प्रत्यय में आपका 3 ऑप्शन दिया हुआ है, डिश, डिन, डिप या इनमें से कोई नहीं। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ कि जो भी आपका सूत्र से रिलेटेड पोर्शन है उसको आप सूत्र के साथ लिखिए और उसके एग्जाम्पल लिखिए तो आपको याद रहेगा। तो इसमें आपसे पूछा गया कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, डिस प्रत्यय है जिसके लास्ट में स आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा को देववाणी नाम से सम्मानित किया जाता है? किस भाषा को देववाणी नाम से सम्मानित किया जाता है? ऑप्शन ए पाली, बी हिंदी, सी संस्कृत या डी मलयालम। तो ये सभी को पता है कि देववाणी भाषा किसको कहा जाता है? संस्कृत भाषा को। ठीक है, संस्कृत भाषा को देववाणी नाम से सम्मानित किया जाता है। संस्कृत भाषा जो है भारत की एक शास्त्रीय भाषा है जिसे देववाणी या सुर भारती भी कहा जाता है। ये एक शास्त्रीय भाषा भी है। ठीक है, कुछ और भाषा है जिसको इस लिस्ट में ऐड किया गया, आप वो भी पढ़ सकते हैं कौन कौन सा है। ये जीएस का पोर्शन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत त्रिभाषा सूत्र में किस भाषा का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है किस भाषा का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। तो इसका ऑप्शन देखिए आप क्या है, अंग्रेजी, बी हिंदी, सी संस्कृत या डी मातृभाषा। तो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत भाषा का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। इसमें अभी संस्कृत भाषा को महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया है क्योंकि इसमें जितने भी भाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें क्या क्या होता है, इंग्लिश होता है, हिंदी होता है। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सरकार द्वारा स्वीकृत त्रिभाषा सूत्र में किस भाषा का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृत पद की व्युत्पत्ति है। संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति है। ऑप्शन ए सम प्लस क्री प्लस अण, ऑप्शन बी सम प्लस उंग क्रिय प्लस अक्ता, ऑप्शन सी सम प्लस क्री प्लस क्विप, ऑप्शन डी सम प्लस क्री प्लस ल्याप। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा है, सॉरी इसमें आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? आपको पद की उत्पत्ति आपसे पूछा गया, तो पद की उत्पत्ति आप बताएंगे कहां से हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी सम प्लस क्री प्लस क्विप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। संस्कृत वाङ्मय के 2 मुख्य विभाग हैं। संस्कृत वाङ्मय के 2 मुख्य विभाग क्या हैं? आपको विभाग बताना है। लास्ट क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कौन सा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन में आपको अक्ता प्रत्यय वाला सिलेक्ट करना है। इसमें शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है आपका। सम प्लस डू क्रिक प्लस अक्ता प्रत्यय होगा। संस्कृत तो त आ रहा है ना इसमें, ये जो आंसर दिया हुआ क्विप ये नहीं हो सकता है, बी वाला आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया संस्कृत वाङ्मय के 2 मुख्य विभाग क्या हैं? ए लौकिक अलौकिक, बी वेदावेद, सी कथा अयाख्या का या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लौकिक अलौकिक। संस्कृत वाङ्मय के 2 मुख्य विभाग हैं। लौकिक संस्कृत वाङ्मय में दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। लौकिक में क्या होता है? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य होता है, और अलौकिक वाङ्मय में क्या होता है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत गद्य काव्य के मुख्य भेद क्या है?
ये जो क्वेश्चन है ये आपका आपको साहित्य पढ़ना है, इसमें भाषा विज्ञान और संस्कृत साहित्य का इतिहास, तो उससे ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत गद्य काव्य के मुख्य भेद हैं, क्या क्या है? A4, B8, C2 और D16। इसमें मुख्य भेद कौन कौन से हैं? A4, B8, C2 या D16। तो इसमें क्या हो जाएगा? गद्य काव्य के दो मुख्य भेद हैं, कथा और आख्यायिका। तो क्या हो जाएगा? आख्यायिका। तो इसमें हो जाएगा कथा, और जो ऑप्शन सी है आपका वो हो जाएगा, दो भेद हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका संस्कृत साहित्य से ही है, जो भाषा विज्ञान और संस्कृत साहित्य का इतिहास है उसी से क्वेश्चन है। संस्कृत साहित्य का प्रतिनिधि महाकाव्य है? ए रघुवंशम, बी नैषधीय चरितम, सी किरातार्जुनीयम या डी शिशुपाल वधम। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है साहित्य का प्रतिनिधि का महाकाव्य है। तो महाकाव्य कौन सा है? ए रघुवंशम। रघुवंश जो है, रघुवंशम संस्कृत साहित्य का प्रतिनिधि महाकाव्य है, जिसके रचयिता कौन है? महाकवि कालिदास जी हैं। रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं, जिसमें रघुकुल जो आप सुनेंगे, रघुकुल रीत सदा चली आई, तो रघुकुल में उत्पन्न 29 राजाओं 29 राजाओं के 21 प्रकार के छंद का प्रयोग करते हुए वर्णन किया गया है। इसमें 19 राजाओं की कहानी को बताया गया, और उसमें कितने छंद है? 21 छंद है। टोटल सर्ग कितना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 19 सर्ग है। और रघुवंश किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। तो इसमें जितने भी बुक्स के नाम दिए, नैषधीयचरितम, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, इन सब के बारे में आपको ये जानना है कितने सर्ग है, किसकी कथा है, वर्णन किसका क्या है, कौन इसके राइटर हैं, वो किस विधा में लिखते हैं, कौन सा रस छंद अलंकार का प्रयोग करते हैं, ये सारा डिटेल आपको सभी के बारे में पढ़ना। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बार बार एक ही बात को रिपीट करने का फायदा नहीं है। मैंने पूरा सिलेबस पहला जो वीडियो उसमें पूरा सिलेबस डिस्कस कर दिया है, क्वेश्चन का पैटर्न भी बताया मैंने कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ये जो सेट है 40 क्वेश्चन का, ये आपका जस्ट फॉर रिवीजन है। आप टेक्स्ट बुक से तो पढ़ ही रहे होंगे, पूरा ग्रामर पढ़ रहे होंगे। जिनको ग्रामर में प्रॉब्लम हो रहा है वो कोई भी टेक्स्ट बुक लीजिए, 10th लेवल का संस्कृत ग्रामर, किसी भी स्टेट का होगा, चाहे वो बिहार बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, MP, राजस्थान, हरियाणा, जहाँ के भी स्टूडेंट दे रहे हैं, तो वो वहाँ के स्कूल का जो 10th क्लास का ग्रामर बुक होता है, संस्कृत ग्रामर 9th क्लास का, वो आप ले लीजिए, या NCERT बुक हो वो ले लीजिए। उससे पूरा जो ग्रामर का आपका सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। या फिर लघु सिद्धांत कौमुदी जो बुक है आप वो फॉलो कर सकते हैं, उसमें पूरा संस्कृत व्याकरण दिया हुआ है, तो आप वो ले लीजिए। या अगर सिंप्लीफिकेशन आपको सिंपल वर्ड्स में समझना है तो संस्कृत सहचर से पढ़िए, या फिर NCERT की बुक ले लीजिए, ठीक है। तो उससे आप क्या करेंगे, आपका ग्रामर पोर्शन जो भी है, कारक है, संधि है, समास है, वाच्य है, पहला चैप्टर जो होता है स्वर व्यंजन है, वो सारा उसमें दिया हुआ, वो आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको फिर से श्लोक दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? श्लोक में है, श्लोक को पढ़ना है और आपको आंसर करना है। चलिए श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक के क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू श्लोक आप आंसर करेंगे। तो ये कहाँ से? 22 से लेके 24 तक जो प्रश्न संख्या है, निम्नलिखित श्लोक के आधार पर प्रश्न संख्या 22 से 24 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गौरम प्राप्ते दानात् न तु वित्तस्य संचयात् स्थितिरुच्ये पयोदानम पयोनिधानाम स्थिति। इसमें आपको श्लोक दिया गया है, श्लोक में 22, 23, 24, इससे 3 क्वेश्चन है। तो आप श्लोक को पढ़िए, समझिए, उसके बाद आपको आंसर करना है कि क्वेश्चन क्या है। आपका क्वेश्चन क्या है? कस्य संचयात् गौरवम न प्राप्यते। किसकी मतलब क्या चीज आप संचय करेंगे तो आपको गौरव प्राप्त नहीं होगा। कस्य संचयात्, ऑप्शन ए दानस्य। अब आप श्लोक को पढ़िए, श्लोक क्या है? गौरव प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात्। किससे आपको गौरव प्राप्त? कस्य संचयात् गौरव न प्राप्यते, क्या संचय करने से आपको गौरव प्राप्ति नहीं होगी? ए दानस्य, बी वित्तस्य, सी पहला है दानस्य, उसके बाद है वृत्तस्य, उसके बाद ऑप्शन सी वित्तस्य,
या डी गौरवस्य। वही दो को उसमें विभक्ति चेंज कर करके ऑप्शन दे दिया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस चीज को आप अगर संचय करते हैं तो आपको गौरव प्राप्त नहीं होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वित्तस्य। आप ऊपर श्लोक में देखिए ये लिखा हुआ है, न तु वित्तस्य संचायत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्मात गौरव प्राप्त्यते। किसको गौरव प्राप्त होता है? गौरव कौन प्राप्त करता है? क्या संचय करने से आपको गौरव मिलता है? ऑप्शन से दानात, बी संचयात, सी ऑप्शन उपर्युक्त द्वय, डी न कोअपि। मतलब आपका पहला ऑप्शन है दान से, बी संचय करने से, ऑप्शन सी है दोनों, या ऑप्शन डी है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कस्मात गौरव प्राप्त्यते। तो आंसर हो जाएगा दानात। दान करने से आपको गौरव प्राप्त होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू श्लोक आपको आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पयोधिनाम क स्थिति। पयोधिनाम क स्थिति। ऑप्शन ए उच्च, ऑप्शन बी नीचे, ऑप्शन सी अध, या ऑप्शन डी अल्प। ठीक है, तो श्लोक पढ़िए, इसमें आपका दिया हुआ है, स्थिति उच्च पयोधानम पयोधीनम अधम स्थिति। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? पयोधीनाम क स्थिति। पयोधीनाम क स्थिति। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी अध स्थिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए आप, चंद्रमुखी में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको जो श्लोक देकर पूछा गया वैसा उसमें क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि आपको गद्यांश दे दिया जाएगा। गद्यांश दे के अनसीन पैसेज जो होता है वो क्वेश्चन आपको उसमें संधि से कोई भी पद देकर पूछा जा सकता है, संधि विग्रह कीजिए, या समास बताइए, या कारक का सूत्र कौन सा लगा है, या कौन सा प्रत्यय लगा है, और वन लाइन आंसर भी होगा। तो इस तरीके से आपसे अनसीन पैसेज का क्वेश्चन आएगा। मे बी वो, अब मॉडल सेट तो जो कमीशन है उसने मॉडल सेट तो आपको दिया नहीं है कि आपसे क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा। मे बी एग्जाम बिफोर एग्जाम 10 to 15 डेज पहले अगर मॉडल सेट आ जाता है तो आप वो देख के कंफर्म कर सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें अनसीन पैसेज जो भी अदर एग्जाम्स होते हैं संस्कृत लिटरेचर से रिलेटेड, उसमें अनसीन पैसेज तो होता ही है। जब भी आप लिटरेचर पोर्शन का एग्जाम देंगे, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, किसी भी लिटरेचर का आप देते हैं, तो उसमें अनसीन पैसेज का क्वेश्चन रहता है। तो अनसीन पैसेज से क्या होता है, ज्यादातर ग्रामेटिकल क्वेश्चन ही पूछा जाता है, या फिर स्टोरी दिया हुआ तो स्टोरी को पढ़कर आप आंसर कीजिए उस पैसेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रमुखी में कौन सा प्रत्यय है? शब्द है आपका चंद्रमुखी। चंद्रमुखी में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए डिप प्रत्यय, ऑप्शन सी डिस प्रत्यय, ऑप्शन सी डिन प्रत्यय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है, कौन सा प्रत्यय है? तो ये स्त्री प्रत्यय है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा? डिस प्रत्यय होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, धारे रुत मण से संबंध है। अब ये सीधे आपसे कारक का क्वेश्चन पूछा गया है। आपका दे दिया गया है एक लाइन और पूछा गया है कि ये किससे संबंध है। धारे रुत मण किससे संबंध है? तो अगर आपको कारक का सूत्र सारा याद है तो आप सूत्र जो शब्द है वो देख के बता देंगे कि ये किससे शब्द है। तो धारी धातु के अर्थ में उत्तमर्ण, कर्ज देने वाला में क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति लगती है। आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ? ऑप्शन ए अधिकरण, बी संप्रदान, सी करण, और डी अपादान। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संप्रदान। संप्रदान क्यों होगा? कि ये जो शब्द आपका दिया हुआ धारे रुत मरण, धारी धातु के अर्थ में उत्तमरण मतलब कर्ज देने वाला में क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे देवदत्तम मह्यम शतम धारयति, तो यहाँ देवदत्त मेरा 100 रुपए का कर्जदार है। तो जहां पे कर्जदार हुआ जिसको आपने पैसे दिए, तो वो जब शब्द आएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति, मतलब संप्रदान कारक होगा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रुद्ध दुहे। फिर यहाँ पे देखिएगा प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, तो आप उसको ठीक कर लीजिए। ठीक करके आप पढ़ेंगे क्या होगा, क्रुद्ध दुहे सूर्यार्थानाम यम प्रतिकोप से संज्ञा होती है। आपसे पूछा गया क्या होगा? कर्ता, कर्म,
करण संप्रदान। इसमें आपसे पूछा गया है क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आपने अगर कारक पढ़ा है तो आप ये वर्ड देख के बता सकते हैं कि इसमें कौन सा संज्ञा होगा। क्रुद्ध, दुह, ईर्ष, कौन कौन सा शब्द आता है इसमें। अगर आप इसको विग्रह करेंगे तो देखेंगे क्रुद्ध, दुह, ईर्ष्या, असूया अर्थवाची क्रियाओं के योग में जो इसका विषय होता है उसमें क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। इसमें क्या होता है आंसर, जो संप्रदान कारक है वो होता है। ठीक है, तो ये सब जो धातु का योग होता है तथा इन धातुओं के समान अर्थ वाले धातुओं के योग में जिस पर क्रोध किया जाता है, जिस पर क्रोध किया जा रहा है या जिसमें ईर्ष्या की जा रही है उसमें संप्रदान कारक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी संप्रदान। तो आप कारक के सूत्र एक जगह लिखकर पढ़िए विथ एग्जाम्पल। आप अगर आप एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे तो आप सेंटेंस देके तुरंत करेक्ट ऑप्शन लगा देंगे। करेक्ट आंसर करते से आपको 3 मार्क्स मिल रहा है। इसी में अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर प्रत्यय से है। गोपी पद में प्रकृति प्रत्यय। आपसे फिर प्रत्यय पूछा गया है। ए गो प्लस डिश प्रत्यय, उसके बाद है गो प्लस डिंग प्रत्यय, उसके बाद गो प्लस डिन प्रत्यय, लास्ट है उपर्युक्त सर्वे। सभी होगा या इनमें से कोई एक होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ये चीज पहले वाले क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया गया। स्त्री प्रत्यय है तो आप स्त्री प्रत्यय एक बार लिख लीजिए, बार बार उसका वो कीजिए कि कौन सा प्रत्यय लग रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादा मतलब टफ नहीं है। प्रत्यय हुआ या फिर उपसर्ग हुआ, ये उपसर्ग प्रत्यय देख के ही समझ में आ जाता है कि कौन सा लग रहा है। इंक प्रत्यय लग रहा है, इश प्रत्यय लग रहा है, कौन सा प्रत्यय लग रहा है, या इन प्रत्यय है, इश प्रत्यय है, इप प्रत्यय है, कौन सा लगेगा। फलेभ्यो याति में फल से चतुर्थी करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फलेभ्यो याति में फल से चतुर्थी करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन ए तदार्थे चतुर्थी वाच्य, ऑप्शन बी क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानिनः, सी तुमुच्चार्थ भाववचनात्, या डी चतुर्थी संप्रदाने। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही आंसर होगा। फलेभ्यो याति में फल में कौन सा लग रहा है, ऑप्शन ए बी सी डी। तदार्थे चतुर्थी वाच्या, क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानिनः, बी तुमूर्थाच्च भाववचनात्, या डी चतुर्थी संप्रदाने। तो उसमें क्या लगेगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी है क्रियार्थो पदस्य च कर्मणि स्थानिनः, सूत्र से चतुर्थी विभक्ति लगा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब जितना भी मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ कि कारक के सारे सूत्र लिखिए, सारे सूत्र इंपॉर्टेंट है। उसमें जैसे तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, ये ज्यादातर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। षष्ठी और सप्तमी विभक्ति से उतना कुछ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन चतुर्थी विभक्ति में ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। चाहे आप वो दानार्थे चतुर्थी पढ़िए, संप्रदाने चतुर्थी है, रुचार्थानाम प्रियमाणा है, नमः स्वस्ति स्वाधा अलम वसट, तो इसमें क्या, या बलि युत योग्य चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति और जो तृतीया विभक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तृतीया में भी ज्यादातर आता है सहाते तृतीया, अनुरक्ते कर्मणि तृतीया, अपवर्गे तृतीया, प्रति, और ये इत्थम्भूत लक्षणी या उपलक्षणों तृतीया है, पृथक विना नाम। तो ये सारा तृतीया और चतुर्थी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको याद नहीं हो पा रहा तो आप ये दो पे फोकस कीजिए, ये दो से ज्यादा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमूर्थाच्च भाववचनात् से विहित विभक्ति क्या है। ए द्वितीया, बी तृतीया, सी चतुर्थी, डी पंचमी। आज ज्यादातर क्वेश्चन कारक और किससे है, प्रत्यय से है। तो आपको शब्द दिया है तुमुन, प्रत्यांत शब्दों के अर्थ में क्या कौन सा विभक्ति लगेगा। तुमुर्ताच्च भाववचनात् क्या लगेगा, चतुर्थी लगता है। इसका सूत्र है तुमूर्थाच्च भाववचनात् चतुर्थी। तुमुन प्रत्यांत शब्दों के अर्थ में क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति। और पहला जो फलेभ्यो याति था उसमें भी क्या था,
फल से चतुर्थी विभक्ति वाला कौन सा लग रहा था? फलेभ्य उद्यानम गच्छति बालकः, इसमें भी क्या लग रहा था? चतुर्थी आपको दे ही दिया गया था ऑप्शन में कि चतुर्थी विभक्ति था, तो ज्यादातर क्वेश्चन आज चतुर्थी विभक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामकृष्ण अस्मिन् पदे क समास। रामकृष्ण अस्मिन् पदे क समास, तो समास पहचानने के लिए आपको क्या करना है? विग्रह कीजिए। उसमें पहला ऑप्शन है आपका द्वंद्व, बी द्विगु, सी तत्पुरुष, डी अव्ययी भाव। तो द्वंद्व में आपको पता है क्या है होता है? दोनों पद प्रधान होता है। द्विगु में पहला पद जो है संख्यावाचक होता है। तत्पुरुष में कारक की विभक्ति होती है। और अव्ययी भाव में क्या होता है? अव्यय शब्द होता है। जो आपका पहला पद है उसमें क्या होता है? अव्यय शब्द होता है। तो रामकृष्ण का आप विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें द्वंद्व समास होगा, राम कृष्ण, ठीक है। तो इसका विग्रह क्या होगा? रामश्च कृष्णश्च, तो इसमें क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर कारक से है। ग्राम दादयति में ग्रामम की अपदान संज्ञा विधायक है। ए आख्यातोपयोगे, बी ध्रुवम पाए अपादानम, जी जनुकर्तृ प्रकृति, सी भुव प्रभव। तो इसमें आपको क्या बताना है? कौन सा कारक का अपादान बता दिया गया है कि आपका जो पंचमी विभक्ति है उससे है, तो आपको सूत्र पूछा जा रहा है कि इसमें सूत्र कौन सा होगा, ठीक है। तो आप सूत्र बताइए। ग्रामम अपादान संज्ञा का विधायक है, कौन सा है? अपाय लगा है। अपाय मतलब अलग होना, तो पृथक, अपाय मतलब पृथक या अलग होने से कौन सा सूत्र हम लोग लगाते हैं? बी जो है ध्रुवम अपायो अपादानम। तो यहाँ पे कौन सा लग रहा है? ध्रुवम अपाय अपादानम लग रहा है, ठीक है। तो आप इस सूत्र को पढ़ेंगे। आपको कहीं कहीं पे विभक्ति देकर पूछा गया है कि कौन सा सूत्र लग रहा है, तो आप वो सूत्र देखते से बता दिए कि कहाँ पे लग रहा है। ये जब भी कोई चीज किसी चीज से अलग होती है या दूर जाती है तो वहां पे क्या होता है? पंचमी विभक्ति लगता है। जैसे आप पढ़ेंगे अब जब आपका अपाय शब्द है, अपाय मतलब क्या होता है? अलग होना, या जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी स्थान से अलग होता है या दूर जाता है तो वहां उस स्थानवाची शब्द में क्या होता है? अपादान संज्ञा होती है। जैसे कि वृक्षाम पत्राणि पतंती, तो वृक्ष से क्या हो रहे हैं? पत्ते जो हैं अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र आ गया है? ध्रुवम अपाये अपादानम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। जिग्रेयम अस्मिन् पदे क लकार, आपको पद दे दिया गया है, इसमें लकार पूछा गया है। ऑप्शन ए लिट लकार, ऑप्शन बी विधिलिंग, ऑप्शन सी आशीर्लिंग लकार या लट लकार, ठीक है। पद क्या है आपका? जिग्रेयम। तो जिग्रेयम अस्मिन् पदे कौन सा हो रहा है? विधिलिंग हो रहा है। विधिलिंग का उत्तम पुरुष एक वचन। जब आप इसका धातु रूप पढ़ेंगे, आपका धातु रूप जो सिलेबस में दिया हुआ है, आप धातु रूप अस्मनेय पद, परस्मैय पद, जितना भी आपको शब्द रूप धातु रूप दिया है, वैसे अगर आप डिटेल पढ़ लेते हैं तो आपको ये ऐसा क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगा। ये सब इजी क्वेश्चन है और ये सब क्या स्कोरिंग है। ग्रामर पोर्शन जितना स्कोरिंग आप जितने अच्छे से पढ़ेंगे उतना, लिटरेचर में हो सकता है आपको कहाँ से सूत्र, कहाँ से पद लिया गया या गद लिया गया है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। कुछ राइटर्स में भी कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ग्रामर क्या होता है? आपसे स्टैटिक क्वेश्चन है, फिक्स है कि जो सूत्र दिया है उसी से क्वेश्चन होगा, कोई अलग सा क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो जितना हो सके ग्रामर पे फोकस कीजिए। नेक्स्ट है आपका पृथक विना नाना के योग में प्रयुक्त विभक्ति कौन सा होगा? पृथक विना नाना मतलब पृथक मतलब अलग होना। तो ये सब जब शब्द होता है तो कौन सा विभक्ति लगेगा? ए षष्ठी, बी पंचमी, सी चतुर्थी या डी तृतीया, ठीक है। तो जब आप ऐसे शब्द देखते हैं, कौन कौन सा शब्द आपको दिया? पृथक विना नाना, तो ये शब्द में कौन सा विभक्ति आएगा? आपको विभक्ति बताना है। तो ये इसमें कुछ क्वेश्चन है कि इसमें तृतीया में भी होता है, पंचमी में भी होता है, ठीक है। इसमें तृतीया पंचमी दोनों में होगा। पृथक विना द्वितीया तृतीया पंचमी, पृथक विना के योग में द्वितीया तृतीया और पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे राम, रामेन, रामत,
व बिना अयोध्या शून्य, मतलब राम के बिना, तो यहाँ रामम भी हो रहा है, रामेण भी हो रहा है और रामात भी हो रहा है, द्वितीया भी हो रहा है, तृतीया भी हो रहा है और पंचमी का भी प्रयोग हो रहा है। सूत्र है पृथक बिनाभ्याम द्वितीया तृतीया पंचमी च, इसमें द्वितीया तृतीया पंचमी सभी होता है। ठीक है, तो इसमें या तो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए था या षष्ठी नहीं देना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनस्य हेतु वसति में षष्ठी विधायक सूत्र कौन सा है? आपसे पूछा गया है, शब्द दे दिया गया, पद दे दिया गया, अनस्य हेतु वर्षति में षष्ठी विधायक सूत्र कौन सा है? ए शेषे षष्ठी, बी कृत कर्मणोकृति, सी षष्ठी हेतु प्रयोग, डी षष्ठत्व से अर्थस्य प्रयत्नेन। तो कौन सा होगा इसमें? षष्ठी हेतु प्रयोग होगा, जो ऑप्शन सी है आपका। ठीक है, यदि किसी वाक्य में हेतु शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है, हेतु शब्द का प्रयोग हुआ हो तथा वहां कारणता भी प्रकट हुई कि किस कारण से किया गया और किसके लिए किया गया, तो हेतु शब्द और कारण का कथन करने वाले जो दोनों शब्द हो में, उसमें क्या होगा? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, किसका प्रयोग होगा यहाँ पे? षष्ठी विभक्ति। और आपसे पूछा गया, षष्ठी विभक्ति दे दिया गया, आपसे पूछा गया है सूत्र पूछा गया है, तो ऐसा भी होगा कि आपको सेंटेंस देके सूत्र पूछेगा या डायरेक्ट सेंटेंस देके सूत्र पूछा है या सूत्र देके एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो कारक से आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्य भाषाओं की जननी किसे कहते हैं? आर्य भाषा जो है इसकी जननी किसे कहा जाता है? ए हिंदी, बी प्राकृत, सी संस्कृत या डी सभी। तो इसमें क्या है आंसर? संस्कृत भाषा को आर्य भाषा की जननी कहा गया है। आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा। आप जितने भी यूरोपीय भाषा पढ़ेंगे या फिर भाषा का उद्भव विकास पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि संस्कृत भाषा ही क्या है? सभी भाषा की जननी है। ये सब इजी क्वेश्चन है, आप हिंदी व्याकरण से भी ये क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्तृवाच्य में कर्म के साथ आने वाली विभक्ति, कर्म के साथ आने वाली विभक्ति कौन सी होती है? ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया या डी चतुर्थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी द्वितीया। कर्तृवाच्य में कर्म के साथ द्वितीय विभक्ति होती है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। ये एक्सप्लेनेशन मैं पहले भी दे सकती हूँ। तो बहुत सारा क्वेश्चन क्या रिपीटेड है, जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं आप एक बार में समझ गए तो क्वेश्चन बार बार देख के समझ सकते हैं कि ये बार बार रिपीट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बार बार इसका रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पठामी इस क्रिया से सांकेतिक है। पठामी का मतलब क्या हो रहा है? ए करण, बी कर्म, सी संप्रदान या डी कर्ता। पठामी जब हम बोलेंगे तो पठामी क्या होगा? अहम पठामी, मतलब ये कोई काम हो रहा है, मतलब ये क्रिया ही है ना, तो इस क्रिया से संकेतिक, ये क्रिया किसका संकेत दे रही है? करण कारक का, बी कर्म कारक का, सी संप्रदान कारक का या डी कर्ता कारक का। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? पठामी क्रिया से कर्ता कारक का, जैसे अहम पठामी, तो पठामी से क्या पता चल रहा है कि ये कर्ता कारक है, क्रिया कर्ता से और कर्ता क्रिया से संबंधित होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मवाच के साथ प्रयुक्त धातु रूप क्या होती है? जब भी हम लोग कर्मवाच का यूज करते हैं तो उसमें धातु रूप कौन सा होगा? ए आत्मनेपदी, बी उभयपदी, सी परस्मैपदी या डी इनमें से कोई नहीं। तो कर्मवाच के साथ हमेशा आत्मनेपदी धातु का प्रयुक्त होता है, बाकी जो आपको दिया हुआ है वो नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन सादा वाच्य से, इससे पहले ज़्यादातर प्रत्यय या कारक से क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज के सेट में ज़्यादातर क्वेश्चन क्या था? ग्रामेटिकल था और 2 श्लोक से था। तो इस तरीके से डेली या तो कभी कभी गद्य से पूछा जा रहा है या पद्य से है या ग्रामेटिकल पोर्शन है, तो जितने भी 40 क्वेश्चन है आप डेली उसको प्रैक्टिस कीजिए। इससे एटलीस्ट आपको ग्रामर पोर्शन या जो भी संस्कृत साहित्य रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो आपका अकॉर्डिंगली सिलेबस कुछ तो कवर हो ही जाएगा। अगर आपको कहीं कुछ पढ़ने का नहीं मिल रहा है तो आप ये सेट डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे आपको क्या होगा, ये आपके लिए मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट ही है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल कर आपसे पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? कर्मवाच में कर्ता के साथ लगने वाली विभक्ति क्या है?
ए द्वितीया, बी तृतीया, सी प्रथमा या डी चतुर्थी। क्वेश्चन क्या है आपका? कर्मवाच्य में कर्ता के साथ लगने वाली विभक्ति क्या है? कर्मवाच्य में कर्ता के साथ लगने वाली विभक्ति क्या है? ऑप्शन ए द्वितीया, बी तृतीया, सी प्रथमा या डी चतुर्थी। तो इसका क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य में कर्ता के साथ तृतीया विभक्ति और कर्म के साथ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, कर्मवाच्य आपसे पूछा गया कर्मवाच्य में कर्ता के साथ लगने वाली, तो कर्मवाच्य में कर्ता के साथ कौन सा विभक्ति लग रहा है? तृतीया विभक्ति लग रहा है। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन का सेट था। ये क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब भी आप फ्री हो, जब आप पढ़कर बोर हो गए तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं और अपना लैंग्वेज पेपर का डिस्कशन कर सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं। और किसी के साथ डिस्कशन करना हो तो सेट आप लिंक शेयर कर के अपने फ्रेंड लोग के साथ लिंक शेयर कीजिए, क्वेश्चन का डिस्कशन कीजिए। तो इससे आपका क्या होगा, जब तक आपका एग्जाम आएगा तो आप में एटलीस्ट 100 में से 80 to 90 क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट्स।